जी, जो दो उदाहरण आपने दिए ना, यहां से दो बातें हैं। जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद हारी थी और दोबारा जनता उन्हीं के पास जाती है, तब एक बड़ी वजह थी कि इंदिरा नहीं तो कौन, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो एक छवि बनाई गई थी, किसी को उनकी जगह कोई और दिखता ही नहीं था। और अभी की कंडीशन अगर हम बात करें तो लगभग वैसा ही है, मोदी नहीं तो कौन, इस सवाल का जवाब नहीं है विपक्ष के पास। वहीं आपने कर्नाटक का जिक्र किया, कर्नाटक में येद्दुरप्पा जब तक मजबूत थे बीजेपी मजबूत रही, येद्दुरप्पा के साथ उनके साथ छेड़खानी बीजेपी को महंगी पड़ी, यानी कि क्षेत्रीय छत्रप जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तमाम राजनीतिक दलों को इस पर आगे भी तस्वीर क्या वैसे रिपीट होने वाली है। देखिए, कई बार प्रयोग आपका सफल होता है। आप महाराष्ट्र में देखिए, एक नया मुख्यमंत्री वहां पर लाया बीजेपी ने, वहां पर सफल रहा। हरियाणा में उन्होंने खट्टर साहब को प्रयोग किया, एक नया छत्रप डेवलप किया। तो कई बार पुराने छत्रप को दबा दिया जाता है। बीजेपी भी राजस्थान में और आपको मध्य प्रदेश में दोनों जगह प्रयोग कर रही है। और रही बात छत्तीसगढ़ में, वहां कोई चेहरा ही ढंग का नहीं आया, रमन सिंह वहां थे। तो धीरे धीरे ये छत्रपों का निकलना और किसी का डूब जाना, ये राजनीति की क्या कहते हैं, गतिशीलता कहिए या उसमें एक प्रक्रिया है। एक तरह से हम सब लोग जो देखते हैं, पुराने चुनाव को याद करते हैं, तो कई बार जनता जिसको पूरी तरह से नकार देती है। जैसे मैं आपको बताऊं, 1984 में ग्वालियर से चुनाव लड़े थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जमानत जब्त करा दी थी यही माधवराव सिंधिया ने, ज्योतिराज सिंधिया के पिताजी ने। सोचिए, एक ऐसा नेता जिसको नेहरू जी ने संसद में कहा था कि तुम भविष्य के पीएम हो सकते हो, अच्छे वक्ता हो, उसको एक मामूली नौजवान लड़का, उस वक्त माधवराव सिंधिया बहुत यंग थे, 84 में जमानत जब्त करा दिए। लेकिन वाजपेयी जी क्या बने? देश के प्रधानमंत्री बने। तो राजनीति में कोई चीज अंत नहीं होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सफाया हो जाना। तो आपने जो कहा कि एक चेंजिंग फेज आता है सभी राजनीतिक दलों में, तो अगर कांग्रेस को हराकर बीजेपी राजस्थान में सत्ता में आती है, तो पिछले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा को साइड करने की जो रणनीति थी कि भले ही सत्ता चली जाए लेकिन इन्हें साइड करना है, अगली बार हम सत्ता बना लेंगे, तो उस प्रयोग में कामयाब हो जाएंगे, ये कहा जाएगा, ये माना जाएगा? बिल्कुल माना भी जा सकता है। देखिए, 2019 के पहले कांग्रेस मुक्त का नारा जबरदस्त चल रहा था, और अभी जो मिड टर्म जो चुनाव हो रहे हैं आपके 5 राज्यों के, एक तरह से देखा जाए तो लिटमस टेस्ट है इन राज्यों में। जिसकी जीत होती है, माना जाएगा कि 2024 में उसकी स्थिति और मजबूत दिखेगी। लेकिन इसमें जो संकेत साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। मुझे ऐसा लगता है एग्जिट पोल के अगर ये रिजल्ट में कन्वर्ट होता है, तो चूंकि एक जगह मुझे कांग्रेस की स्थिति नाजुक दिखाई पड़ रही है, वो है छत्तीसगढ़ में। वहां आप सीटें आपकी कम हुई है, वो कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, अगर आप सही तरीके से विश्लेषण करें तो। हाँ, लेकिन उसको भी वो ग्लास आधा भरा हुआ देखेंगे कि वहां पर भी यही पैटर्न हुआ करता था ना। मतलब आप सोचिए कि रमन सिंह को इतने सालों की सत्ता हटाने के बाद अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और उसको बरकरार रख ले जाती है, तो वो तो ग्लास आधा भरा हुआ देखेंगे। उमाशंकर जी, इस पर भी रिस्पॉन्ड करिएगा और बाकी जो आप कहना चाहते हैं। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी में जनता का भरोसा बढ़ा है, और हमारा जो भरोसा है, हम ज्यादा वोट प्रतिशत के साथ और ज्यादा सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। अभी इंदिरा गांधी जी का जिक्र हो रहा था, इमरजेंसी का जिक्र हो रहा था। देखिए, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन 2-2.5 सालों में ही जनता ने ये समझ लिया था। जी, वही बात उमाशंकर जी भी कहने जा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने कही थी। और जो बातें होती हैं कि इंदिरा गांधी नहीं तो कौन, जनता पार्टी की सरकार बनी लेकिन फूट हो गई और बिखर गई चीजें। पब्लिक को लगा कि एक मजबूत सरकार चाहिए, तो हमें इंदिरा गांधी जी के पास आ गया, उनका सिग्नल आ गया। उमाशंकर जी, बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि जनता जानती, अभी इसीलिए इंदिरा गांधी की सत्ता वापस आई, और यही स्थिति अब की है। हमारी 10 साल तक यूपीए 1 और 2 की सरकार चली थी, और उसमें कुछ जनता हमसे नाराज हुई थी, और इसके कारण हम चुनाव हारे थे। मोदी जी ने एक झूठ का आडंबर बनाया, गुजरात मॉडल और हिंदुत्व के नाम पर नफरत की राजनीति की। अब वो जनता समझ गई है, इसीलिए जो भी विधानसभा के चुनाव 2019 की लोकसभा के बाद हो रहे हैं, आप देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी को सिवाय हार के कुछ हासिल नहीं हो रहा है। उमाशंकर जी, आप ही कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे और लोकसभा चुनाव के नतीजे अलग अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, नतीजे अलग होते हैं। 2018 में भी राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, कांग्रेस ने ही जीत हासिल की थी, सत्ता भी बनाई थी। लेकिन 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो नतीजे बीजेपी के पक्ष में चले गए। खैर,
इसका जिक्र नहीं करते। भाटी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और भाटी जी, कांग्रेस और आपसे दोनों से मिलकर यह सवाल है, अगर 24 में जैसा आप कह रहे हैं कि INDIA गठबंधन जीतेगा तो पीएम कौन होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का तो ये मानना है कि जैसे ही इलेक्शन पूरे होंगे उसके बाद सभी दल बैठ के आपस में ये फैसला करेंगे कि अगला पीएम कौन होगा। और हम तो ये मानते हैं कि अगले पीएम अगर पिछले वक्त से आते हैं तो बहुत ही ये सुगध होगा और ये पूरी जो भी हमारे वोटर्स हैं उनके लिए बड़ा ही वो इसकी बड़ी प्रशंसा करेंगे। मुद्दे जब भी हम ये बात करते हैं कि कोई व्यक्ति मुद्दों से बड़ा हो जाता है तो फिर वो हाल 1977 जैसा होना भी लाजमी है, क्योंकि आप जिक्र उसका कर रहे थे। ऐसा जब भी होता है जब हम व्यक्ति को ज्यादा बड़ा बना देते हैं। देश के लोग जो चिंतित हैं, जो उनकी समस्याएं अगर वो हल नहीं होती हैं, मैं बार बार ये बात को कहता हूं कि 2022 में 42 चीजें ऐसी थी जिनकी डेडलाइन थी, जिनको पूरा होना था, और एकमात्र चीज ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं। तो लोग ये पूछेंगे सवाल उन रहनुमाओं से कि भाई ये कैसे हुआ कि आपका चेहरा देखते तो हम दिन रात रहे, लेकिन इसमें से 42 चीजों में से तो एक चीज भी हमारी पूरी नहीं हुई। जो हमारी रोजमर्रा की चीजें उन पे हमें दुगनी तिगनी कीमत देनी पड़ रही है। 2014 से अगर हम देखें 80 करोड़ लोग, जो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि गरीब लोगों के लिए हमें 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, तो दिल में बड़ी पीड़ा होती है ये जानकर, ये सुनकर कि 80 करोड़ लोग हमने इस तक के मोहताज करा दिए कि उनके पास हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं उन्हें हम 5 किलो राशन देके उनका जीवन व्यतीत करने के लिए हमने उन्हें छोड़ दिया। क्योंकि यही आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था कि मैं इस जो मनरेगा जैसी स्कीम है इसका मैं बाजा गाजे के साथ ढोल पीटता रहूंगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, ये 80 करोड़ लोग जो आपको 5 किलो राशन देना पड़ रहा है उनका भी गाजे। ये अच्छा पॉइंट आपने उठाया, इसी पर मैं अंकित जी से रिएक्शन ले लेता हूं। अंकित जी, भाटी जी का कहना है कि आप भले इसको ऐसे दिखाने की कोशिश करिए कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, लेकिन इसका एक मैसेज ये भी तो जा रहा है कि आज आपने उनको इस हाल में पहुंचा दिया है कि उनको मुफ्त राशन के सहारे रहना पड़ रहा है। जल्दी से आपका काउंटर। बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं अपने कांग्रेस के साथी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी 70 साल की जो पार्टी ने इस देश पे राज किया है, कांग्रेस पार्टी ने, आज कम से कम उनकी व्यथा इस रूप में आई कि आप किसी भी ऐरे गैरे को अपने चैनल पे बैठा लेते हो। कोई बात नहीं, गुस्सा है उनका और गुस्सा जायज है, क्योंकि अभी 5 राज्यों के रिजल्ट आने हैं और निश्चित तौर पे इनका जो हाल होता जा रहा है इस देश में, उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हो रही है, तो इनका ये गुस्सा तो जायज मान लिया मैंने। इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगा। दूसरी बात, जहां तक मुझे लगता है कि आप ये जो इंडिया नाम का एक ये संगठन इन लोगों ने तैयार किया है 26 पार्टियों का, ये अपना पीएम कैंडिडेट तो तय कर दें। इंदिरा जी की बात हो रही थी तो इंदिरा जी के सामने विकल्प नहीं था। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने आपके पास क्या विकल्प है? क्या आप अखिलेश जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे, राहुल गांधी जी को बनाएंगे? ठीक है, ठीक है। 2024 में देखेंगे। क्लोजिंग कमेंट में आपसे चाहूंगा ज्ञानेश जी से कि देखिए, जिस तरीके से ओबीसी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया, राहुल गांधी ने सदन के भीतर उठाया और उसके बाद बिहार में जातीय जनगणना हुई, आपको लग रहा है कि इन राज्यों में चुनाव के बाद बीजेपी को बहुत गंभीरता से बैठकर इस पर चर्चा करनी होगी कि इसका क्या काट निकालना है? आप चुप रहकर या टाल कर अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं? देखिए, इसके पहले जब भी चुनाव होते रहे हैं, बीजेपी हमेशा हाईलाइट में रही है कि जीत रही है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ी है हर जगह। अब कांटे की टक्कर है तो उसको आप कांग्रेस के लिए आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो तीन बार से आपकी बीजेपी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर कांग्रेस वहां टक्कर दे रही है या कुछ एग्जिट पोल में वो सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ये चिंता का विषय किसके लिए है? ये तो बीजेपी के लिए है। और 24 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। राम मंदिर का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, देखिए ये सारे मुद्दे अब चल चुके हैं। जनता इस चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे उस पर बहुत ध्यान रखेगी, सोचेगी, और मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव, इस चुनाव के बाद उसका एजेंडा तय होगा कि जाति की राजनीति होगी या धर्म की राजनीति होगी या विकास की राजनीति। ये बड़ी बात आपने कही कि इन चुनाव के नतीजे जब 3 दिसंबर को एग्जैक्ट पोल आ जाएगा, जब नतीजे सामने आ जाएंगे तो एक कवायद होगी
सत्ता बनाने की, सरकार बनाने की, मुख्यमंत्री चुनने की, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीते, और दूसरी कवायद होगी बैठकर यह रणनीति बनाने की कि 24 में रणनीति क्या रखी जाए, 24 में एजेंडे क्या रखे जाए, मुद्दे क्या रखे जाए। जिन मुद्दों ने क्लिक किया उन मुद्दों को आगे लेकर बढ़ेगी पार्टी, और नहीं तो फिर मुद्दों को बदलने की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, समय हमारे पास इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सार यही है कि 3 राज्यों में बड़ा उलटफेर दिखाई पड़ रहा है, मिजोरम में, तेलंगाना में और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी लग रहा है कि अपनी सरकार बचा ले जाएगी। ये एग्जिट पोल की तस्वीर है, एग्जैक्ट पोल 3 दिसंबर को आपके सामने। और 3 दिसंबर को भी तस्वीर पूरी तरह से हम आपके सामने क्लियर कर देंगे कि किस स्टेट में क्या नतीजे, जनता जनार्दन ने क्या फैसला दिया है, ईवीएम में क्या दर्ज हुआ है, जो सामने आ जाएगा 3 दिसंबर को। तो आज जितनी बातें हुई